वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के मुख्य कारणों में से कौन सा नहीं है? Which of the following is not a major cause of cleft lip and palate? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के मुख्य कारणों में से कौन सा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डी नंबर राइट नहीं है। ठीक है, एक्सेसिव कैल्शियम इनटेक, अत्यधिक कैल्शियम का सेवन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट नहीं है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का मुख्य कारण आनुवंशिक कारक, पोषण की कमी, विशेष रूप से फोलिक एसिड और गर्भावस्था के दौरान टेरेटोजेनिक पदार्थों का संपर्क होता है। अत्यधिक कैल्शियम का सेवन इस दोष से संबंधित नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये पूछे गए हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं। कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हार्निया में सबसे अधिक प्रभावित फेफड़ा कौन सा होता है? फ्रेंड्स गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। विच लंग इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हार्निया? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सभी पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हार्निया में सबसे अधिक प्रभावित जो फेफड़ा है वो कौन सा होता है? राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, या फिर बोथ लंग्स इक्वली, या फिर नाइदर लंग्स? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, लेफ्ट लंग्स। ठीक है, बायां फेफड़ों सबसे अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हार्निया, जिसे CDH कहा जाता है, इसमें ज़्यादातर बायां फेफड़ा प्रभावित होता है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में हार्निया लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो मामलों में जो हार्निया होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, जिससे फेफड़े का पूरा विकास बाधित हो जाता है। फ्रेंड्स ठीक है, तो लेफ्ट वाला जो लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा होता है वो डैमेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। हर्ट्ज-स्प्रंग डिसीज का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ हर्ट्ज-स्प्रंग डिसीज? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। हर्ट्ज-स्प्रंग डिसीज का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ हर्ट्ज-स्प्रंग डिसीज? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं कई बार। तो यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल इन कोलोन। कोलोन में गैंग्लियन कोशिकाओं की अनुपस्थिति होना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। हर्ट्ज-स्प्रंग डिसीज एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक समस्या है। ठीक है, जो हर्ट्ज-स्प्रंग डिसीज है ये एक माइंड से संबंधित एक फ्रेंड्स न्यूरोलॉजिकल समस्या है, जिसमें कोलन में गैंग्लियन कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जिससे मल त्यागने में कठिनाई होती है। ठीक है, जब आप लूज मोशन के लिए फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ठीक है, आपका मोशन नहीं होता है अच्छे से। ठीक है, मल त्यागने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है और मेगा कोलोन विकसित हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, आप पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। ठीक है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का मुख्य कारण कौन सा है? क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट? गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, बी नंबर यहाँ पे राइट होगा। क्या होगा? जेनेटिक म्यूटेशन, आनुवंशिक उत्परिवर्तन। क्या होगे? जेनेटिक म्यूटेशन अर्थात आनुवंशिक उत्परिवर्तन। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का मुख्य कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन और गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की कमी हो सकती है।
फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फ्रेंड्स किसी भी राज्य से आप तैयारी कर रहे हैं, स्टाफ नर्स, सीएचओ या फिर नर्सिंग ऑफिसर की, फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है वो आपको 450 प्लस पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगी। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगी और फ्रेंड्स ये विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो फ्रेंड्स संपर्क कर सकते हैं। अगर क्लास लेना है, क्लास लेना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, पढ़े क्वेश्चन को। क्लेफ्ट लिप पैलेट की सर्जरी किस उम्र में की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एट व्हाट एज इज क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सर्जरी यूजुअली परफॉर्म्ड? क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की जो सर्जरी है वो किस उम्र में की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर राइट होगा 3 से 6 महीने में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा 3 से 6 महीने में। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि क्लेफ्ट लिप की सर्जरी मतलब कटे होंठों की सर्जरी, ठीक है, 3 से 6 महीने की उम्र में की जाती है। और यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी है वो 9 से 18 महीने की उम्र में की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से संबंधित है। ठीक है, पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ लें। नवजात शिशुओं में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस का मुख्य कारण क्या है? फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन को आप पढ़ लें। नवजात शिशुओं में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसे आरडीएस का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन नियोनेट्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, डिफिशियंसी ऑफ सर्फेक्टेंट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, सर्फेक्टेंट की कमी। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि नवजात शिशुओं में आरडीएस का मुख्य कारण सर्फेक्टेंट की कमी होती है, जिससे फेफड़े पूरी तरह से फैल नहीं पाते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, जिससे कि जो फेफड़े हैं बच्चे के वो पूरी तरह से फैल नहीं पाते हैं और सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है फ्रेंड्स। ठीक है, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, डिसऑर्डर हो जाता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। सिस्टिक फाइब्रोसिस में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड इन सिस्टिक फाइब्रोसिस? सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ठीक है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिस्टिक फाइब्रोसिस में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लिवर, यकृत, गुर्दे या फिर हृदय? तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी नंबर आपका राइट होगा, फेफड़े। ठीक है, लंग्स प्रभावित होते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होते हैं, आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पे देख लें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवांशिक रोग है। ये कैसा रोग है? एक आनुवांशिक जेनेटिक डिसीज है, जिसमें मुख्य रूप से फेफड़ों में गाढ़ा श्लेष्मा अर्थात म्यूकस जमा हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है। ठीक है, जो फेफड़े होते हैं उनमें क्या होता है कि गाढ़ा म्यूकस जमा हो जाता है, जिसे श्लेष्मा कहा जाता है, जिससे सांस लेने में क्या होता है, कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, एनोरेक्टल एनोमली से संबंधित क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। ठीक है, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की एनोरेक्टल एनोमली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनोरेक्टल एनोमली? गेस करें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। पढ़ लें अच्छे से क्वेश्चन को, उसके बाद ही आंसर दें फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा, हर्च-स्प्रंग डिसीज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हर्च-स्प्रंग डिसीज होगा।
एक्सप्लेन को देख लें कि हर्च स्प्रिंग डिसीज एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जबकि बाकी तीनों जो हैं ये फ्रेंड्स क्या है, एनोरेक्टल एनोमलीज हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपसे पूछा क्या गया था कि कहा गया था कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार एनोरेक्टल एनोमलीज नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हर्च स्प्रिंग डिसीज है ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक माइंड से रिलेटेड एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, बाकी सभी क्या हैं, एनोरेक्टल एनोमलीज हैं। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, आप इसे पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। इम्परफोरेट एनएस के डायग्नोसिस के लिए कौन सी जांच सबसे उपयुक्त होती है। विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इम्परफोरेट एनएस। विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इम्परफोरेट एनएस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, एक्सरे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, एक्सरे। इम्परफोरेट एनएस की डायग्नोसिस के लिए एक्सरे सबसे उपयुक्त जांच मानी जाती है। ठीक है, इम्परफोरेट एनएस की जांच के लिए, डायग्नोसिस के लिए सबसे जो अच्छी जांच मानी जाती है वो एक्सरे की मानी जाती है। अब यहाँ पे मेगा कोलोन से संबंधित जो क्वेश्चन है उन्हें देख लें फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन मेगा कोलोन से संबंधित है। ठीक है, जिसे हार्ट स्प्रिंग डिसीज भी कहा जाता है। जी मेगा कोलोन का मतलब क्या है, हार्ट स्प्रिंग डिसीज। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित बीमारियां हैं। हार्ट स्प्रिंग डिसीज में किस तंत्रिका कोशिका की अनुपस्थिति देखी जाती है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच न्यूरोलॉजिकल या विच न्यूरोनल सेल्स इज एब्सेंट इन हार्ट स्प्रिंग डिसीज। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तो देखिए गैंग्लियन सेल्स की अनुपस्थिति देखी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, जो हार्ट स्प्रिंग डिसीज है इसमें क्या होती है कि गैंग्लियन जो सेल्स होती है इनकी अनुपस्थिति देखी जाती है। हार्ट स्प्रिंग डिसीज में गैंग्लियन जो कोशिकाओं की अनुपस्थिति के कारण कोलन में पेरिस्टालसिस प्रभावित होता है। पेरिस्टालसिस, ठीक है, पेरिस्टालसिस प्रभावित होता है, जिससे मल त्याग में क्या होता है, कठिनाई होती है। आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लिया करें फ्रेंड्स। हार्ट स्प्रिंग डिसीज में गैंग्लियन कोशिकाओं की अनुपस्थिति के कारण कोलन में पेरिस्टालसिस प्रभावित होता है, जिससे क्या होता है कि मल त्यागने में कठिनाई होती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। हार्ट स्प्रिंग डिसीज के निदान के लिए कौन सी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग हार्ट स्प्रिंग डिसीज। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें कि विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग हार्ट स्प्रिंग डिसीज। पढ़ें अच्छे से और आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, रेक्टल बायोप्सी। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर क्या होगा, राइट होगा। हार्ट स्प्रिंग डिसीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, तो ये रेक्टल बायोप्सी जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। एक्सप्लेन को देख लें कि हार्ट स्प्रिंग डिसीज के पुष्टि के लिए रेक्टल बायोप्सी सबसे सटीक गोल्ड स्टैंडर्ड जांच मानी जाती है। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो फ्रेंड्स हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है वो 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और फ्रेंड्स 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में है और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। अगर एएनएम से रिलेटेड कोई भी कैंडिडेट अगर लेना चाहता है तो फ्रेंड्स एएनएम की 350 प्लस पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। चलिए फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन को। ठीक है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्लेफ्ट लिप पैलेट। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। 9वां जो क्वेश्चन है, क्लेफ्ट लिप पैलेट के लिए कौन सा सर्जिकल नियम उपयोग किया जाता है। विच सर्जिकल रूल इन यूज फॉर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट करेक्शन। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा रूल्स है, कौन सा नियम है जो यूज किया जाता है। कई बार पढ़ा होगा क्वेश्चन, ये सभी रिपीटेड हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है
तो यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, रूल ऑफ 10। ठीक है, रूल ऑफ 10, 10 का नियम। ठीक है, 10 का नियम इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख लें कि क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के लिए रूल ऑफ 10 का पालन किया जाता है, जिसमें 10 पाउंड वजन, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन और 10 सप्ताह की आयु का मापदंड होता है। चलिए फ्रेंड्स, 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 10 को। पियरे रोबिन सिंड्रोम में कौन सी विशेषता होती है? पियरे रोबिन सिंड्रोम में कौन सी विशेषता होती है? विच फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पियरे रोबिन सिंड्रोम? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पियरे रोबिन सिंड्रोम में कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। कई बार फ्रेंड्स ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, रिपीटेड हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, माइक्रोग्लोसिया। क्या होगा? माइक्रोग्लोसिया राइट है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख ले कि पियरे रोबिन सिंड्रोम में माइक्रोग्लोसिया छोटी ठोडी, मतलब क्या होता है? छोटी ठोडी। अब यहाँ पे ग्लोसोप्टोसिस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ग्लोसोप्टोसिस का मतलब होता है जीभ का पीछे जाना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जीभ का पीछे जाना और क्लेफ्ट पैलेट देखा जाता है। पियरे रोबिन सिंड्रोम में जो यहाँ पे फ्रेंड्स माइक्रोग्लेथिया है। ठीक है, माइक्रोग्लेथिया है, इसमें छोटी ठुड्डी होती है। इसका कहने का मतलब है कि माइक्रोग्लेथिया का मतलब ही होता है कि छोटी ठुड्डी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे ग्लोसोप्टोसिस का मतलब होता है जीभ का पीछे जाना। ये क्लेफ्ट पैलेट में फ्रेंड्स देखी जाती है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन है। आप पढ़ें 11 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। ठीक है, ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन है। पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्रैंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया। ठीक है, बीपीडी। ये बीपीडी मतलब होता है ब्रैंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया का मुख्य कारण क्या है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द मेन काज ऑफ ब्रैंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया? बीपीडी का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन को पढ़ लें और आंसर दें फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो यहाँ पे ए नंबर फ्रेंड्स आपका राइट होगा, प्री मैच्योरिटी एंड प्रोलॉन्ग्ड वेंटिलेशन। क्या होगा? समय पूर्व जन्म और लंबे समय तक वेंटिलेशन। ए नंबर यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि बीपीटी ज़्यादातर समय पूर्व में शिशुओं में होती है जो लंबे समय तक वेंटिलेशन या वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं फ्रेंड्स और सभी पूछे गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थमा का मुख्य कारण नहीं है? अस्थमा का मुख्य कारण कौन सा नहीं है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी काज ऑफ अस्थमा? अस्थमा का मुख्य कारण कौन सा नहीं है? ठीक है, तो बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा है जो अस्थमा का मुख्य कारण नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेसिव साल्ट इनटेक, अत्यधिक नमक का सेवन, ये फ्रेंड्स क्या है? अस्थमा का कारण नहीं है। बाकी यहाँ पे एलर्जिस है, जेनेटिक फ्रेंड्स प्रिडिस्पोजिशन है और यहाँ पे स्मोकिंग है। ये फ्रेंड्स क्या है कि अस्थमा का कारण होते हैं, बट यहाँ पे अत्यधिक अगर नमक का सेवन आप करते हैं तो इससे अस्थमा नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देख लें, अस्थमा का मुख्य कारण एलर्जी, वायु प्रदूषण, आनुवांशिक प्रवृत्ति। ठीक है, नमक का सेवन अस्थमा को प्रभावित नहीं करता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को और आंसर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लें। एनोरेक्टल मलफॉर्मेशन में रेक्टोवजाइनल फिस्टुला किस में पाई जाती है? एनोरेक्टल मलफॉर्मेशन में रेक्टोवजाइनल फिस्टुला किस में पाई जाती है फ्रेंड्स? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? इन विच जेंडर इज रेक्टोवजाइनल फिस्टुला फाउंड इन एनोरेक्टल मलफॉर्मेशन? गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर? बताएं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दें, क्योंकि सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार। एनोरेक्टल
मल फार्मेशन में रेक्टो वजाइनल फिस्टुला किस में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे फीमेल्स में, महिलाओं में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, ये महिलाओं में पाई जाती है। यहाँ पे देख लें कि रेक्टो वजाइनल फिस्टुला केवल महिलाओं में पाई जाती है, क्योंकि यह रेक्टम और योनि के बीच का एक असामान्य मार्ग बनाती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 14 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें कि हाई टाइप एनोरेक्टल मलफॉर्मेशन की सर्जरी में कौन सी विधि उपयोग की जाती है? विच सर्जिकल प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर हाई टाइप एनोरेक्टल मलफॉर्मेशन? ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें, क्वेश्चन को पढ़ लें कि हाई टाइप एनोरेक्टल मलफॉर्मेशन की सर्जरी में कौन सी विधि उपयोग की जाती है? क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा कि पोस्टेरियर सेजिटल एनोरेक्टोप्लास्टी। ठीक है, पोस्टेरियर सेजिटल एनोरेक्टोप्लास्टी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें कि हाई टाइप एनोरेक्टल मलफॉर्मेशन की सर्जरी के लिए PSARP सबसे उपयुक्त तकनीकी होती है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, हमारी जो PDF है फ्रेंड्स आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स आपका, स्टेट लेवल का, स्टाफ नर्स, CHO या फिर नर्सिंग ऑफिसर का कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और फ्रेंड्स, अगर क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को, 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। मेगा कोलोन मतलब कि हच स्प्रिंग डिसीज। ठीक है, ये यहाँ पे आपका न्यूरोलॉजिकल समस्या है फ्रेंड्स। हच स्प्रिंग डिसीज के सबसे सामान्य लक्षण क्या है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। हच स्प्रिंग डिसीज का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ हच स्प्रिंग डिसीज? तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा? डिलेड मिकोनियम पैसेज, विलंबित मिकोनियम पास होना। थोड़ा सा जो मिकोनियम है फ्रेंड्स वो देरी से पास होना। ठीक है, बच्चों में अगर हच स्प्रिंग डिसीज है, बच्चों को फ्रेंड्स माइंड से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं, डिसऑर्डर हैं, तो क्या होगा कि जो फ्रेंड्स मिकोनियम पास होता है वो फ्रेंड्स क्या होगा कि थोड़ा देर से पास होगा, उसमें देरी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कि हच स्प्रिंग डिसीज में शिशु 24 से 48 घंटे के भीतर मिकोनियम पास नहीं करता है, जो इसका मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, अगर पेशेंट को जो बच्चा है, शिशु है, अगर वो 24 से 48 घंटे के भीतर मिकोनियम पास नहीं करता है तो मतलब है कि उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुए हैं। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि जो शिशु है उसको जो हर्ट स्प्रिंग डिसीज से ग्रसित है बच्चा, इसे कहीं ना कहीं हर्ट स्प्रिंग डिसीज हुआ है। चलिए, हर्ट स्प्रिंग डिसीज की पुष्टि के लिए कौन सी दवा उपयोगी हो सकती है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। हर्ट स्प्रिंग डिसीज के लिए या इसकी पुष्टि के लिए कौन सी जो दवा है वो उपयोगी हो सकती है? तो विच ड्रग कैन बी यूज्ड टू कन्फर्म हर्ट स्प्रिंग डिसीज? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पहले आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी राइट होगा, न्यूस्टिग्माइन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, न्यूस्टिग्माइन। यहाँ पे देख लें कि हर्ट स्प्रिंग डिसीज में न्यूस्टिग्माइन टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इससे आंतों की गतिशीलता की पुष्टि होती है। चलिए फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 17 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और ये सभी पूछे गए हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। न्यूबॉर्न में सबसे आम श्वसन विकार कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न में सबसे आम श्वसन विकार कौन सा है फ्रेंड्स? क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। न्यूबॉर्न में सबसे आम श्वसन विकार कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्या होगा? RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। न्यूबॉर्न में सबसे आम जो श्वसन विकार है, डिसऑर्डर है, ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। ए नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स आपका राइट है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ लें फिर आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड है। बूट शेप्ड हार्ट किस स्थिति में देखा जाता है फ्रेंड्स? बूट शेप्ड हार्ट किस स्थिति में देखा जाता है कि इन विच कंडीशन इज अ बूट शेप्ड हार्ट सीन?
बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। बूट शेप्ड हर्ट किस स्थिति में देखा जाता है? देखिए जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बूट शेप्ड हर्ट किस स्थिति में देखा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में देखा जाता है बूट शेप्ड हर्ट, ठीक है। बूट के आकार का हर्ट किस में देखा जाता है? तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में देखा जाता है। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, पढ़े 19 नंबर क्वेश्चन को। क्लेफ्ट पैलेट वाले शिशुओं में दूध पीने में कठिनाई क्यों होती है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़े क्वेश्चन को। व्हाई डू इन्फेंट विद क्लेफ्ट पैलेट हैव डिफिकल्टी फीडिंग? इन्हें दूध पीने में कठिनाई क्यों होती है? जिनके होंठ वगैरह कटे होते हैं क्लेफ्ट पैलेट वगैरह में फ्रेंड्स, दूध पीने में बच्चों को कठिनाई क्यों होती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा? वीक सकिंग रिफ्लेक्स, कमजोर चूसने की प्रतिक्रिया होगी। पुअर टंग मूवमेंट, जीभ की खराब गतिशीलता होगी। तो ये भी आपका राइट हो गया, ये भी राइट हो गया। इनएबिलिटी टू क्रिएट नेगेटिव प्रेशर, नकारात्मक दबाव बनाने में असमर्थता। तो ये भी राइट होगा। तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि क्लिप्ट पैलेट वाले शिशुओं में कमजोर चूसने की क्षमता, जीभ की खराब गतिशीलता, निगलने में कठिनाई होती है जिससे दूध पीना मुश्किल हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन है कि क्लेफ्ट लिप पैलेट के जोखिम को कम करने के लिए गर्भावस्था के दौरान कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? बताएं फ्रेंड्स। देखिए यही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। कोई फ्रेंड्स नया क्वेश्चन डेली तो नहीं बनता है, ठीक है, ना ही डेली क्वेश्चन कोई रिसर्च होता है कि डेली क्वेश्चन नया तैयार हो रहा है, ठीक है। रिसर्चर्स ने फ्रेंड्स पता लगा कि 2-2 3-3 साल रिसर्च होती हैं, तब कहीं जाकर 10-20 क्वेश्चन नए तैयार होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि डेली कोई नया क्वेश्चन आता है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। आज मतलब कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में अगर स्टाफ नर्स में रिपीट हुआ है तो कल यही क्वेश्चन हो सकता है एमपी के एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो यही क्वेश्चन हर बार इधर के उधर कर दिए जाते हैं, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में आप देखेंगे क्वेश्चनों को अगर आप मैच करेंगे, ठीक है, अगर आप पिछले पेपर देखेंगे उठा के तो देखेंगे कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैच करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रेंड्स मैच करते हुए मिलेंगे। 10 साल का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो 10 साल में ऐसे फ्रेंड्स कम से कम 50 से 70% क्वेश्चन होंगे जो मैच करेंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। इस वजह से हम कहते हैं आप लोग रिवीजन किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन किया करें। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के जोखिम को कम करने के लिए गर्भावस्था के दौरान कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विच विटामिन इज एसेंशियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू रिड्यूस टू रिस्क ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट? तो यहाँ पे क्या आवश्यक है? फोलिक एसिड, ठीक है। बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान। फोलिक एसिड की कमी से क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट जैसी जन्मजात विकृतियों का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। चलिए फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। न्यूबॉर्न में ट्रांसिएंट टेक्निया, ठीक है, टीटीएन टेकेपनिया, ठीक है। न्यूबॉर्न में ट्रांसिएंट टेकेपनिया जिसे टीटीएन कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन काज ऑफ ट्रांसिएंट टेकेपनिया इन न्यूबॉर्न? क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें क्वेश्चन को फ्रेंड्स और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। डिलेड एब्जॉर्प्शन ऑफ लंग फ्लूइड, फेफड़े के तरल का देर से अवशोषण। फेफड़े जो हैं वो तरल का फ्रेंड्स लिक्विड का देर से अवशोषण, जो कोई फ्लूइड है उसका अवशोषण जो है वो देर से करते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि टीटीएन उन नवजात शिशुओं में होता है जिनके फेफड़ों में जन्म के समय तरल पदार्थ जो है वो धीरे धीरे अवशोषित होता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 22 नंबर क्वेश्चन को कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन सा है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, आप हमें बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि विच आर्गन इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस से जो अफेक्ट फ्रेंड्स आर्गन्स है वो कौन सा है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो लंग्स हैं वो सिस्टिक फाइब्रोसिस से अफेक्ट होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस मुख्य रूप से फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, फेफड़ों को
और आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे गाढ़ा बलगम बनता है और श्वसन समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखें कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है ये फ्रेंड्स किस अंग को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो फेफड़े और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि गाढ़ा बलगम बन जाता है, ठीक है, जिससे श्वसन समस्याएं उत्पन्न होती हैं, सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। ठीक है, जो आपके लंग्स के जो सेल्स होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, बलगम ज़्यादा बन जाएगा तो जो फेफड़े के फ्रेंड्स सेल्स होते हैं वो बंद हो जाएंगे, तो सांस अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। पढ़िए 23 नंबर क्वेश्चन को। एनोरेक्टल एनोमली हार्ट स्प्रंग डिसीज में कौन सी नस अनुपस्थित होती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। विच नर्व इज एब्सेंट इन हार्ट स्प्रंग डिसीज? क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच नर्व इज एब्सेंट इन हार्ट स्प्रंग डिसीज, कौन सी जो नर्व होती है वो अनुपस्थित होती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, बोथ। डी नंबर राइट होगा। बी क्या होगा, माइंट्रिक प्लेक्सस और यहाँ पे मिंसर प्लेक्सस। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाती हैं, अनुपस्थित हो जाती हैं। ठीक है, हार्ट स्प्रंग जो डिसीज है इसमें दोनों ये वेन्स क्या होती हैं, नसें जो नर्व होती हैं ये फ्रेंड्स क्या हो जाती हैं, अनुपस्थित हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें कि हार्ट स्प्रंग डिसीज में क्या होगा, मिंटेरिक जो फ्रेंड्स प्लेक्सस है और यहाँ पे यहाँ पे मिशनर प्लेक्सस। ठीक है, दोनों उपस्थित होते हैं, जिससे आंतों की जो गतिशीलता होती है फ्रेंड्स, मूवमेंट होता है, क्या होता है, प्रभावित होता है, कम हो जाता है। चलिए 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें। एनोरेक्टल मलफॉर्मेशन का निदान करने का सबसे उपयोगी जांच कौन सी होती है? कौन सी जांच सबसे अच्छी होती है? एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के निदान के लिए सबसे जो अच्छी जांच होती है, उपयुक्त जांच है उपयोगी, वो कौन सी होती है? विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट यूजफुल डिटेक्टिंग एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन? तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि बी नंबर राइट होगा, एक्सरे विद कंट्रास्ट। ठीक है, कंट्रास्ट के साथ एक्सरा, बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। देख लें यहाँ पे कंट्रास्ट एक्सरे का उपयोग करके एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन की सही स्थिति और आंतों के मार्ग की पहचान की जाती है। चलिए फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 25 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, मेगा कोलोन से संबंधित क्वेश्चन है। हार्ट स्प्रंग डिसीज, हार्ट स्प्रंग डिसीज के इलाज में सबसे उपयुक्त सर्जरी कौन सी है? विच सर्जरी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रीटिंग हार्ट स्प्रंग डिसीज? बताएं फ्रेंड्स कौन सी सर्जरी सबसे अच्छी सर्जरी है, उपयुक्त है? गेस करें, क्वेश्चन को पढ़ लें तो क्या पे फ्रेंड्स क्या होगा, पुल थ्रो प्रोसीजर, पुल थ्रो प्रक्रिया। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, पुल थ्रो प्रक्रिया। एक्सप्लेन को देख लें कि हार्ट स्प्रंग डिसीज के इलाज के लिए पुल थ्रो सर्जरी अर्थात स्वेंसन, शो या फिर फ्रेंड्स डुहामेल टेक्निक का उपयोग किया जाता है। डुहामेल टेक्निक का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। अगर पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। हार्ट स्प्रंग डिसीज किस कारण से होता है? ये होता किस कारण से? व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्ट स्प्रंग डिसीज? बताएं फ्रेंड्स ये किस कारण से होता है? अभी कई बार आपने पढ़ा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बताएं आप लोग। ठीक है, काफ़ी देर से आप लोग पढ़ रहे हैं तो अगर आपको थोड़ा भी आपने दिमाग लगाया होगा तो आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। हार्ट स्प्रंग डिसीज किस कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन है। ठीक है, जेनेटिक उत्परिवर्तन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। हार्ट स्प्रंग डिसीज एक आनुवंशिक विकार है जिसमें RET जीन का परिवर्तन देखने को मिलता है। अब RET जीन क्या है फ्रेंड्स, ये RET क्या है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि RET रेट जो है ये क्या है। चलिए फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन है, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इन्हें पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा, मिकोनियम इलियस किस बीमारी से जुड़ा होता है? मिकोनियम इलियस किस बीमारी से जुड़ा होता है? मिकोनियम इलियस इज एसोसिएटेड विद विच डिसीज? बताएं फ्रेंड्स ये किस बीमारी से जुड़ा होता है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस से जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस से जुड़ा होता है। यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि मेकोनियम इलियस एक ऐसी स्थिति है जो ज़्यादातर सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण होती है, जिसमें गाढ़े मेकोनियम के कारण आंत अवरुद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? आंत अवरुद्ध हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है,
हाथों की जो गतिशीलता होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। अब यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, ठीक है, 28 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। पढ़ने से अच्छे से सबसे सामान्य जन्मजात एनोरेक्टल विकृति कौन सी है? विच इज द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एनोरेक्टल एनोमली? गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, इम्परफोरेट एनस। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे राइट होगा, इन्फरफोरेट एनस। इनफरफोरेट एनस सबसे सामान्य जन्मजात एनोरेक्टल विकृति है जिसमें शिशु के गुदा छिद्र का विकास नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट फ्रेंड्स अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स हमारी जो PDF है 450 प्लस PDF आपको दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स सभी एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी। ठीक है, आप किसी भी राज्य से फ्रेंड्स अगर स्टाफ नर्स, CHO या फिर फ्रेंड्स RRB सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्रेंड्स नर्सिंग ऑफिसर की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।